देखिए, इसके पहले हमने इतिहास क्लास फर्स्ट में हमने ये देख लिया था किस प्रकार से हम इतिहास में एक तिथिवार गणना करते हैं। तिथिवार गणना का तात्पर्य है मेरा ईसवी ईसा पूर्व से। इसके अलावा ईसवी ईसा पूर्व के बाद मैंने संपूर्ण इतिहास का जो हमें स्टडी करना है उसका मैंने एक संक्षिप्त विवरण आपको दे दिया था तिथि के आधार पर। उसका जो वीडियो है इसका फर्स्ट वीडियो, उसके थंबनेल पर आपको प्रागैतिहासिक काल भाग 1 से मिल जाएगा, उसके थंबनेल पर लगा हुआ है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास फर्स्ट व सेकंड का पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ का लिंक है। आप वहां से पीडीएफ को खोल करके पढ़ सकते हैं। और जितने भी क्लास आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक ज़रूर होगा। उस पीडीएफ का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। क्लास को लेने के बाद आप पीडीएफ जा कर के ज़रूर पढ़ा करें। उस पीडीएफ में उस क्लास से संबंधित ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर उसको पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए किसी भी वनडे एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम का जो प्री है उसमें अलग से कोई क्वेश्चन पूछने की बहुत ही कम चांसेस हैं। लगभग एक लेसन से 50 से 60 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसमें। तथा प्लेलिस्ट में आप जाकर के मिडुअल क्लास का वीडियो पहले ही डाल दिया गया है, आप पहले ही उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये इतिहास का फर्स्ट पार्ट में हम लोग ओल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल से चालू करेंगे इसमें। तो आइए हम देख लेते हैं इतिहास कहते किसे हैं। हमारा जो अतीत का अध्ययन है उसको हम इतिहास कहते हैं। अतीत के उन्हीं घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे जिन घटनाओं की कोई प्रमाणिक स्रोत हो, तथा इसकी प्रमाणिकता को, घटनाओं की प्रमाणिकता को दर्शाने का जो प्रमुख स्रोत होता है, 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जैसे कि अभिलेख, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, वस्तुओं के अवशेष, यानी कि अतीत के मानवों के द्वारा, मानव सभ्यता के द्वारा या अतीत के जो अवशेष निकलते हैं, जैसे मूर्तियों के अवशेष हो गए, किसी टीले की खुदाई हुई मूर्तियों के अवशेष हो गए, टूटी फूटी भवनें हो गए, सिक्के हो गए, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय, जिस समय की ये सिक्के हैं, वो उस समय पर किस राजा या किस शासक के अंतर्गत वो उस एरिया का परिक्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। ये सब निर्माण जो चीज़ें होती हैं उसके अवशेष होते हैं। यहीं पर जब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो चीज़ें लिखित होती हैं, लिखित साक्ष्य होता है, उसको हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत लाते हैं। जब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि धार्मिक साहित्यिक स्रोत, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, तथा तीसरा विदेशी विवरण। धार्मिक साहित्य का अर्थ जैसे कि वेद, पुराण, ग्रंथ के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ऐसी पुस्तकें जो कहीं न कहीं धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हों, उसको हम धार्मिक स्रोत के अंतर्गत लाते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य की, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत वह पुस्तकें या फिर वह कविताएं, वह उपन्यास, वह विदेशी विवरण या फिर रिपोर्ट या फिर आज्ञा पत्र, ये सब धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत आते हैं जो धार्मिक चीज़ों से प्रभावित ना हो। ठीक। विदेशी विवरण की हम बात करते हैं तो विदेशी विवरण के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत होता है, जीवनियाँ होती हैं, या किसी परिक्षेत्र की घटनाओं का जो अवलोकन होता है या लिखित पुस्तकें होती हैं, उसको हम लाते हैं विदेशी विवरण के अंतर्गत। अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम 100% ऑथेंटिक बातों का जिक्र करें तो इसमें जो पुरातात्विक स्रोत होता है वो ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता। परंतु जो साहित्यिक स्रोत होता है उसमें 100% हम प्रूफ के साथ नहीं कह सकते कि यह सत्य ही है। इसका मतलब यह है क्योंकि इन चीज़ों में हम, इन पुस्तकों में हम आगे चल कर के बदलाव कर सकते हैं, परंतु जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक। ये 2 तरह के स्रोत होते हैं जिससे इतिहास को हम स्टडी कर सकते हैं। परंतु क्या मानव सभ्यता, हम जिस मानव सभ्यता की बात कर रहे हैं, क्या मानव सभ्यता, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई,
क्या लोग लिखना पढ़ना जानते थे? अगर लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी कि कोई भी साहित्यिक स्रोत उनका मिलना इम्पॉसिबल है, साहित्यिक स्रोत हमें नहीं मिलेगा। परंतु इतिहास हम उसे ही कहते हैं जिसका पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों हो। अब अगर किसी भी घटना का या फिर किसी भी काल का, किसी भी समय का साहित्यिक स्रोत नहीं है, तो वहाँ पे हमें पुरातात्विक स्रोत तो मिल ही सकता है। और जिन घटनाओं का सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत होता है, उसको हम इतिहास में नहीं लेकर के इतिहास के पहले यानी कि प्रागैतिहासिक काल से हम उसको जानते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इतिहास को हम किन भागों में बांट सकते हैं। दरअसल इतिहास के समुचित अध्ययन के लिए इतिहास को इतिहासकारकों के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। वहीं पर दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पर मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि इतिहास के डेफिनेशन में हम लिखते हैं, परिभाषा में लिखते हैं कि जिस अतीत के अध्ययन जिसका पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध होता है, उसको हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं मानव सभ्यता की, तो मानव सभ्यता बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता है। यानी कि जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई रही होगी, तो मानव लिखना पढ़ना पहले से ही नहीं जानता रहा होगा। अतः वहाँ पर हमें कोई साहित्यिक स्रोत यानी कि कोई लिखित स्क्रिप्ट हमें नहीं मिलेगी। इस कारण से हमें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मानव के द्वारा निर्माण की गई या उपकरण उस समय के प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि जिस समय के केवल और केवल उपकरण साक्ष्य के तौर पर प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं। कि जिस कालखंड का, इतिहास के जिस कालखंड का सिर्फ और सिर्फ हमें पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते, उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका पुरातात्विक स्रोत व साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध हो, परंतु साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं गया हो, यानी कि पढ़ा नहीं गया, उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। वहीं पर ऐतिहासिक काल, जिस कालखंड का हमें साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध होता है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध होता है, और दोनों की स्टडी, दोनों का अध्ययन हम कर पाए हैं। यानी कि ऐतिहासिक काल का जो साहित्यिक स्रोत है, उन साहित्यिक स्रोतों का जो लिपि है वो हम समझते हैं, इसलिए उसको हम इतिहास काल के अंतर्गत स्टडी, उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के हमें सिर्फ और सिर्फ उपकरण प्राप्त हुए हैं, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत यानी कि उपकरण और साहित्यिक स्रोत, कुछ स्क्रिप्ट भी हमें मिला है, कुछ लेखन की सामग्रियाँ भी मिली हैं, परंतु उस लेखन की सामग्री को आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। वहीं पर इतिहास काल में दोनों मिले हैं और दोनों की स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम समय की बात करें कि समय ड्यूरेशन क्या है, समय क्या है प्रागैतिहासिक काल का, तो इसमें कुछ पुस्तकों में लिखा रहता है अज्ञात समय से 2500 ईसा पूर्व तक हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं। वहीं पर ये अंतर कुछ कुछ पुस्तकों में, कुछ इतिहासकारकों के द्वारा इसको कुछ और समय अवधि बताई गई है, और इससे कोई भी क्वेश्चन किसी कमीशन के द्वारा पुटअप नहीं किया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। उसका मुख्य रीज़न ये है कि अभी तक इस पर कोई एक मत नहीं हो पाया है। वहीं पर दूसरी बात करें, आद्य ऐतिहासिक काल को 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको आधार मान के चलें, तो इतिहासकारकों के द्वारा जो हम लेसन में पढ़ते हैं, जो हम लेसन वाइज अध्ययन करेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में हम सैंधव सभ्यता पढ़ते हैं, तथा आद्य ऐतिहासिक काल में ही हम दूसरा पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। समय की अवधि है 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हम पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता, व वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के हम पढ़ते हैं 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता के ही अंतर्गत हम पढ़ते हैं 2 लेसन, जिसमें होता है एक ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम 1500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000
ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं, और दूसरा है वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, जिसे हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। देखिए, ये बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप लेसन से पूरी तरीके से अनभिज्ञ ना रहें, क्योंकि जब आपको लेसन वाइज नहीं याद होगा तो आपको कभी भी किसी भी जो घटनाएं हैं क्रमवार आपको याद नहीं होंगे। मुझे केवल ये आपको समझाना था। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 2 लेसन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता, दूसरा पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। जब हम वैदिक सभ्यता में आते हैं तो वैदिक सभ्यता में 2 पॉइंट हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ये दोनों अवधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत ही पढ़ेंगे हम, और बाकी 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक का जो पूरा पीरियड है, जो काल है, उसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। इसमें हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं समय के आधार पर। पहला प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, और दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास। तो अभी आज के क्लास में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, और आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें आदि ऐतिहासिक काल का 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, वह आज वर्तमान समय में कौन सा ईयर चल रहा है? 2022 ईस्वी चल रहा है। अगर हम ईस्वी व ईसा पूर्व जोड़ दें तो हमें वर्ष पता चलेगा कितना वर्ष आज तक हुआ। तो यहाँ पर 4522 वर्ष, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल से लेकर के इतिहास काल आज तक के समय को हम केवल और केवल कितना समय हुआ है मानव को? 4 से 5000 वर्ष, यानी कि 4522 वर्ष हुआ है केवल। और वहीं पे जब हम और पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि अज्ञात समय से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक लगभग लाखों वर्ष मनुष्य प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रहा है। यानी कि इस छोटी सी अवधि को, 4 से 5000 वर्ष की अवधि को हम कई भागों में, कई पार्ट में पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए हमें इसे भी कई पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि मनुष्य ने अपना सर्वाधिक जीवन प्रागैतिहासिक काल में व्यतीत किया, जब वो लिखना नहीं जानता था, स्क्रिप्ट नहीं जानता था। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले 1816 ईस्वी में C.J. थॉमसन के द्वारा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, और ये बांटा गया उपकरण के आधार पर। ये बांटा गया 3 भागों में, जिसमें पहला पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग व तीसरा लौह युग। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को सर्वप्रथम पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में जिसने डिवाइड किया वो है C.J. थॉमसन। सर्वप्रथम इनको इसका श्रेय जाता है। बाद में कई उत्खनन के द्वारा और कई उपकरणों की प्राप्ति के बाद आज वर्तमान समय में प्रागैतिहासिक काल को हम जो पढ़ते हैं वो 3 भागों में बांटा जाता है। परंतु कांस्य युग न होकर के बाद में ये पता चला कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल में जो उपकरण थे, उन सारे उपकरणों में सर्वाधिक वह पत्थरों का इस्तेमाल करता था बनाने में। यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। तो इसलिए प्रागैतिहासिक काल को आगे चल करके इतिहासकारकों के मत के द्वारा पूरे संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कह करके बुलाया गया, एक उपनाम दिया गया। तो इसमें हम प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी जानते हैं, पाषाण काल भी कहा जाता है। और इस पाषाण काल का जो समय अवधि था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस समय होने के कारण इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, मैं इसे थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा, मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। अब यहाँ पर हम इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला मानव सभ्यता, उपकरण, तीसरा भारतीय क्षेत्र जहाँ पर हमें इसके अवशेष प्राप्ति होती है। तो अगर हम बात मानव सभ्यता की कर लें, यानी कि पूरा पाषाण काल का मानव किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता था, उसका रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, उसकी सभ्यता क्या थी। तो मानव सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल का मानव नेग्रिटो जनजाति का था, कि जब मनुष्य
तेज़ चलने के लिए अपने हाथ व पैरों दोनों का इस्तेमाल करता था। वो निग्रोटो जनजाति का है। उसके सर छोटे हुआ करते थे, मुंह बड़े हुआ करते थे, उसके हाथ काफ़ी लंबे हुआ करते थे, संपूर्ण शरीर पर बाल की अधिकता थी तथा वह नग्न अवस्था में विचरण करता था। दूसरा, मानव आखेटक था यानी कि शिकारी था। तीसरा, खानाबदोश था यानी कि यह इसका कोई अस्थायी निवास नहीं था। यह शिकार करते हुए आगे निकल जाता था, जहाँ पर इसका शिकार होता था वहीं पर वो खाते वक्त उसे अपना रात वहीं व्यतीत कर लेता था। अस्थायी निवास जिसका नहीं होता उसको हम खानाबदोश कहते हैं। खास करके आज वर्तमान समय के बंदर और जो जानवर हैं वो भी क्या हैं, खानाबदोश ही हैं। तथा यह खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का तात्पर्य क्या है? खाद्य संग्रह का तात्पर्य है कि मनुष्य भोजन का या खाद्य सामग्रियों का उपज करना नहीं जानता था, वह उसे उपजाना नहीं जानता था। मनुष्य शिकार से प्राप्त किए हुए मांस के टुकड़े को तब तक रखता था जब तक वो समाप्त ना हो जाए या जब तक वह खराब ना हो जाए, यानी कि वह भोजन का संग्रह करना जानता था। तथा कंद मूल फल उसे जो मिलते थे उसका संग्रह करता था, यानी कि उसको रख लेता था, परंतु वह उसी तरीके से रखता था जिस प्रकार से उसको प्रकृति से मिला था। वह कोई मॉडिफाई नहीं करता था, यानी कि उसको पकाना नहीं जानता था। जिस प्रकार से बंदरों की बात करें, आज वर्तमान समय के जो बंदर हैं वो भी आप देखोगे कि अब जो खाद्य सामग्रियाँ होती है उसको लेके भग जाते हैं, मुंह में डाल करके इकट्ठा रख लेते हैं। और ऐसे कई चिड़िया हैं और ऐसे कई जानवर हैं जो खाद्य संग्राहक के समूह में आते हैं। ठीक, तो मनुष्य खाद्य उत्पादक नहीं था, खाद्य संग्राहक था। वह भोजन को इकट्ठा करके रखता था, खाने वाली सामग्रियों को। तथा इसके साथ आग की जानकारी मनुष्य को पूरा पाषाण काल से ही था, परंतु केवल जानकारी थी। वह इस आग को एक प्राकृतिक आपदा समझता था, वह इससे भयभीत रहता था। तथा आग की जानकारी और आग का उपयोग करने दोनों में अंतर है। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि मनुष्य आग का प्रयोग करना कब सीख लिया, तो मनुष्य आग के प्रयोग के बारे में मध्य पाषाण काल में सीख लिया था। वहीं पे मनुष्य को आग की जानकारी कब थी? पूरा पाषाण काल से ही था, क्योंकि दो वस्तुओं में जब घर्षण होता है तो उमस के कारण वहाँ पर आग लग जाती है। तो उस समय भी जंगलों में आग लगा करती थी और पूरा पाषाण कालिक मानव आग की जानकारी उसको थी। तथा यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि आग का व्यापक रूप से मनुष्य मानव सभ्यता आग का व्यापक रूप से कब प्रयोग करना सीख लिया था, तो वो नव पाषाण काल में व्यापक रूप से प्रयोग करना आग का सीख लिया था। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें हैं। मनुष्य को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल से था, मनुष्य आग के प्रयोग को मध्य पाषाण काल से सीख गया था। यहीं पे व्यापक रूप से नव पाषाण काल में मानव आग का इस्तेमाल करना सीख गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप, ये सभ्यताएं हैं, ये मानव सभ्यता, इस तरीके से मानव कल्चर वहाँ पे था। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ रॉबर्ट बुशफ्रूट के बारे में। रॉबर्ट बुशफ्रूट जो थे वो मद्रास यानी कि वर्तमान समय के चेन्नई में एक स्थान है पल्लवरम, यहाँ से इन्होंने एक हैंडेक्स यानी कि हस्तकुठार की प्राप्ति की थी। ये प्राप्ति किया था 1863 ईस्वी में। ठीक, ये आप याद रखना, अभी हम आगे चल करके इसका जिक्र करेंगे। हस्तकुठार, जो प्राचीनतम हस्तकुठार है वो पूरा पाषाण कालिक हस्तकुठार है। दरअसल 1970 ईस्वी में एक इतिहासकारक हैं डोर्ड लार्टेट, इन्होंने पूरा पाषाण काल को उपकरण व जलवायु के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया था। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल व तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ पे मैं आपको एक बार याद कराने के लिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त करने यानी कि बांटने का जो श्रेय है वो डोर्ड लार्टेट को जाता है। डोर्ड लार्टेट को, जिन्होंने उपकरण के आधार पर तथा जलवायु के आधार पर
पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ पे आप देख लो तीनों में पूरा पाषाण ये तीनों में कॉमन है, यानी कि मध्य पाषाण दूसरा है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे पूरा पाषाण के बारे में, और पूरा पाषाण को 3 भागों में डिवाइड किया डोड लार्टेट ने 1970 ईस्वी में उपकरण व जलवायु के आधार पर। यहाँ पर तीनों जो सभ्यताएं हैं यह पूरा पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं। यहाँ पर जो मानव जीवन था वो लगभग निम्न पूरा पाषाण व मध्य पूरा पाषाण में एक तरह का था। उच्च पूरा पाषाण में होमो सेपियंस यानी कि मानव, जो वर्तमान मानव है होमो सेपियंस, उसका उदय हुआ था। यदि क्वेश्चन में आपसे कहीं ये पूछता है कि मानव होमो सेपियंस किस काल से संबंधित है, पाषाण काल के पूरा पाषाण काल से ही मानव होमो सेपियंस बन चुका था। और यदि और डीपली दे दे तो निम्न पूरा पाषाण में मानव होमो सेपियंस नहीं था, मध्य पूरा पाषाण में मानव होमो सेपियंस नहीं था, उच्च पूरा पाषाण में मानव होमो सेपियंस हो जाएगा। ठीक, ये आप समझ गए। अब देखो आप यहाँ पे मैं एक मैप बनाना चाहूँगा, उस मैप में आपको जो उपकरण के आधार पर उसको भी मैं दर्शाते हुए क्षेत्रों को चलूँगा, जिससे आप कंठस्थ हो जाए, आपके मन में, माइंड में मैप के द्वारा वो अंकित हो जाए। अब आप देखो यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो निम्न पूरा पाषाण में मानव सभ्यता जो थी वो पेबुल पत्थरों का यूज करता था। पेबुल क्या होता है? दरअसल नदियों का जो बहाव होता है उसके बीच में जो पत्थर आते हैं वह समय अंतराल पानी के बहाव से कटते कटते वो गोल हो जाते हैं, और उस गोल वाले जो पत्थर होते हैं लगभग उसका ज़्यादातर शेप जो है लगभग वो वृत्ताकार होता है। उन पत्थरों को हम पेबुल पत्थर कहते हैं, और वह ज़्यादातर क्वार्टरजाइट पत्थर के होते थे। वह पत्थर की श्रेणी में आते हैं क्वार्टरजाइट। ठीक, क्वार्टरजाइट पत्थर का इस्तेमाल करते थे जो पेबुल होते थे, और पेबुल के ज़्यादातर उपकरण बनाए जाते थे। पेबुल के जो उपकरण बनाए जाते थे उसमें हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स, इसके साथ चापर चापिंग जैसे उपकरण की प्राप्ति हुई है। वो सारे उपकरण निम्न पूरा पाषाण कालिक उपकरण हैं। चापर चापिंग का अर्थ होता है खड़ासा यानी कि गड़ासा। और जो हस्त कुठार प्राप्ति हुई थी, ये कौन सी हस्त कुठार थी? यह 2 धारी हस्त कुठार थी। यानी कि अगर हम निम्न पूरा पाषाण काल के हस्त कुठार की बात करेंगे तो एक किसका था? पेबुल का था। जो पेबुल बना था वो ज़्यादातर क्वार्टरजाइट पत्थरों का इस्तेमाल था, यानी क्वार्टरजाइट पत्थर से पेबुल बन गया था। क्वार्टरजाइट पत्थर नदियों में थे, नदियों के बीच में यानी कि पानी के मार्ग में आते थे। वह पानी से बराबर उसका प्रक्षेपण होने के कारण वह घिस करके गोल हो जाया करता था, और इस पेबुल को तोड़ करके वह हस्त कुठार बनाते हैं। यानी कि पेबुल यदि ऐसे वृत्ताकार कोई पत्थर है और इसको तोड़ करके इसको पटक देते थे, पटकने ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे किसमें? हथियार के रूप में। मानव कुछ जानता नहीं था, निम्न पूरा पाषाण काल का मानव, वह जेस का तेज जो पत्थर था उसको उठा करके जानवरों के ऊपर पटक देता था, या जानवरों की भीड़ कहीं से इकट्ठी हो रही है तो ऊंचाई से वो गिरा देता था, जिसके कारण जो जानवर घायल हो जाता था उसको मार करके वो शिकार कर लेता था। ठीक, और यहाँ पर जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, जो हमें उपकरण प्राप्त होते हैं, सबसे पहला उपकरण मद्रास के पल्लवरम में मैंने बताया था रॉबर्ट बुशफ्रूट ने 1863 ईस्वी में पल्लवरम से एक खड़ासा यानी कि एक हस्त कुठार की प्राप्ति की थी, हैंडेक्स की प्राप्ति की थी। और जो सबसे प्राचीनतम हैंडेक्स थी यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल का हैंडेक्स सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया? रॉबर्ट बुशफ्रूट ने, जिन्होंने पल्लवरम से, मद्रास के पल्लवरम से उन्होंने प्राप्त किया था। ये मद्रास ही आज वर्तमान समय का चेन्नई है। और उसके बाद अगला नाम अतिरपक्कम से है। अतिरपक्कम से विलियम किंग, इन्होंने एक हैंडेक्स प्राप्त किया। और यहीं पे तीसरा एक स्थान है गुड़ियाम, यहाँ से भी उपकरण की प्राप्ति हुई है। मैं गुड़ियाम का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यह मद्रास से संबंधित है जो चेन्नई में है। चेन्नई में 3 ऐतिहासिक उत्खनन है जहाँ से हमें पूरा पाषाण कालिक हथियार मिलते हैं।
पूरा पाषाण कालिक हथियार मिलते हैं। पूरा पाषाण कालिक जो हथियार हैं वह मद्रास का जो पल्लवरम है वह पूरा पाषाण काल में किससे संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण कालिक हथियार संबंधित है, जिसमें हस्त कुठार की प्राप्ति हुई थी किसके खोज में? रॉबर्ट ब्रुसफुट के उत्खनन के द्वारा, जो पल्लवरम से है। पल्लवरम, दूसरा अतिरपक्कम और तीसरा गुड़ियाम, ये तीनों ऐतिहासिक उत्खनन स्थल कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। ठीक, अब आप देखो निम्न पूरा पाषाण काल का मानव प्राकृतिक स्वरूप से पटकने के बाद जो टूटा फूटा था उसको अलग अलग तरीके से उपयोग करता था। चापर चापिंग, खड़ासा, हस्त कुठार, ये सब था। क्वार्टरजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। क्वार्टरजाइट पत्थर सारे पत्थरों से काफ़ी हल्का पत्थर होता है जो आसानी से टूट जाता है। ठीक, और इसमें पेबुल के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, यानी नदियों के जो पत्थर थे उसका इस्तेमाल किया गया था। इसलिए निम्न पूरा पाषाण काल को ही पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक, अब पेबुल संस्कृति का तात्पर्य है, यदि कोई पूछ ले क्वेश्चन में कि पेबुल संस्कृति का किससे संबंध है, तो पूरा पाषाण काल से संबंध है। और पूरा पाषाण काल में किससे संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है पेबुल संस्कृति। और एक अगली संस्कृति आएगी सोहन नदी संस्कृति। ये भी किससे संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है, क्योंकि पंजाब का जो सोहन नदी घाटी है यहाँ पर एक उत्खनन से हमें स्थल प्राप्त हुआ। उत्खनन स्थल से हमें कई प्रकार के निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले, औजार मिले। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पुटअप कर ले कि सोहन संस्कृति का किससे संबंध है? निम्न पूरा पाषाण काल से। पेबुल संस्कृति का किससे संबंध है? निम्न पूरा पाषाण काल से। सर्वप्रथम सबसे प्राचीनतम हथियार जो निम्न पूरा पाषाण काल का, तो वो क्या है? हस्त कुठार है, जो पल्लवरम से प्राप्त किया गया। चेन्नई के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रुसफुट के द्वारा 1863 ईस्वी में। और अगला वहीं से हस्त कुठार और कई अन्य औजार की प्राप्ति हुई, जो अतिरपक्कम से प्राप्ति हुई विलियम किंग के द्वारा खुदाई में। और गुड़ियाम एक वहीं का मद्रास यानी कि चेन्नई का ही एक स्थान है जिसका नाम है गुड़ियाम, वह भी एक उत्खनन स्थल है। ठीक, अब आप देखो मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। फलक का तात्पर्य किससे है? जो ये पेबुल होता था, जो नदियों के अंदर पत्थर मिलते थे, पेबुल पत्थर जिसे कहा गया, वह उसको तोड़ने के बाद उसका जो बीच वाला भाग है यह तोड़ दिया। तोड़ने के बाद किनारे काफ़ी कमज़ोर होता था, उसको तोड़कर जो बीच वाला कठोर भाग होता था उसको फलक कहते हैं। और फलक को निकाल करके कई उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति भी कहा गया। फलक संस्कृति भी कहा गया। यहाँ पर फलक के हथियार बनाए जाते थे, फलक के उपकरण मिले हैं जो मध्य पूरा पाषाण काल से मिले हैं। ठीक, इसको फलक संस्कृति कहा गया। तथा यहाँ पर जो फलक थे उससे कौन कौन से हथियार बनाए जा रहे हैं? स्क्रैपर यानी कि छेदनी, बेधनी इत्यादि, ये सब किससे बनाए जा रहे हैं? फलकों से बनाए जा रहे हैं। यानी कि जो पेबुल पत्थर था, जो गोल पत्थर था, उसको पटकने के बाद उसका बीच वाले पार्ट को निकाल करके कुछ इससे छोटे निम्न पूरा पाषाण काल से कुछ छोटे हथियार उपकरण बनाए गए फलक संस्कृति में, यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल में बनाया गया। और मध्य पूरा पाषाण का जो तात्पर्य है वो फलक संस्कृति का इसी से है। यदि कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि जो फलक संस्कृति थी या फलक संस्कृति थी वह किस काल से संबंधित है, तो मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब इसका क्षेत्र क्या क्या है, कौन कौन सा इसका क्षेत्र है जो भारत में है मध्य पूरा पाषाण कालिक क्षेत्र? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के हथनौर से, हथनौर होशंगाबाद के हथनौर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, हथनौर से मानव खोपड़ी की प्राप्ति हुई, जो सन 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया के द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुआ। यानी कि मध्यकालीन में सबसे बड़ी जो खोज थी मध्यकाल का वह था मानव खोपड़ी, जो हथनौर से प्राप्त हुई। हथनौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। एमपी के हथनौर से मानव खोपड़ी की प्राप्ति 1982 ईस्वी में हुई, जो नेतृत्व किसको जाता है? अरुण सोनकिया के नेतृत्व में वहाँ पे उत्खनन कार्य चल रहा था। ठीक, इसके अलावा जो फलक संस्कृति है मध्य प्रदेश के कई जगहों से प्राप्ति हुई है, तथा इसी मध्य प्रदेश को ही नर्मदा घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी इस
मध्य प्रदेश से होकर के बही है। ठीक, तो यदि बात करें अगर नर्मदा घाटी का जो तात्पर्य उत्खनन कार्य है वो किस काल से संबंधित है, तो मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। फलक संस्कृति किसको कहते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल को कहते हैं। और मध्यपुरा पाषाण काल चूँकि पूरा पाषाण काल में आता है, इसलिए यदि मध्यपुरा पाषाण काल, निम्नपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल के अलावा ये ना दिया हो, इसके अलावा पूरा पाषाण काल दिया हो, तो हम पूरा पाषाण काल पे ही ट्रिक करेंगे। ठीक, अब देखो आप, फलक संस्कृति हो गया जहाँ पर छेदनी और फलक का इस्तेमाल करके स्क्रैपर और कई निम्नपुरा पाषाण काल से छोटे हथियार बनाए जा रहे हैं, तथा यहीं पर उच्चपुरा पाषाण काल में ब्लेड का इस्तेमाल। ब्लेड का तात्पर्य क्या है, मैं ये नहीं कहता कि जो आज का ब्लेड है उतना शार्प कोई ब्लेड होगा, बट इसी पेबुल संस्कृति के जो पेबुल हुआ करता था, जो पेबुल हुआ करता था, इसमें जो फलक निकला था, यानी कि जो मध्य का पार्ट निकाल करके ये लोग बनाते थे, उसी फलक को और भी हिस्से से इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया, और काट करके और पतला बनाया। यानी कि जो ब्लेड था वह निम्नपुरा पाषाण काल, वह मध्यपुरा पाषाण से पतला हथियार जो पत्थरों के बनाए जाते थे वो ब्लेड में आते हैं। इसीलिए जो ब्लेड था उसको हम उच्चपुरा पाषाण कालिक हथियार मानते हैं। और जो उच्चपुरा पाषाण कालिक हथियार हैं, चूँकि मनुष्य ब्लेड का आविष्कार समझ गया था तथा होमोसेपियंस का अस्तित्व आ गया था उच्चपुरा पाषाण काल में होते हुए, क्योंकि होमोसेपियंस कैसा है, एक सामाजिक मानव है जो समाज में रहना पसंद करता था। उच्चपुरा पाषाण काल आते आते मानव सामाजिक हो चुका था, एक साथ मिलकर के किसी गुफा में रहने लगा था, तथा इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं भारत में वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें इसकी प्राप्ति होती है। एक जगह है आपके मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मध्य प्रदेश में ही है भीमबेटका। और भीमबेटका का जो शैलाश्रय हमें मिला है, शैलाश्रय में यानी कि एक गुफा मिला है भीमबेटका में, जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो गुफा मिला है वहाँ पर चित्रकारी, उन गुफाओं के जो पत्थर थे वहाँ चित्रकारी मिला है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो उच्चपुरा पाषाण कालिक मानव था वह आवास में रहना पसंद करने लग गया था, परंतु कोई उसका बनाया हुआ आवास नहीं था, मानव निर्मित आवास नहीं था, बल्कि वह प्राकृतिक आवास को ही अपना घर बनाने लग गया था। यानी कि मनुष्य समूह में रहना पसंद करने लग गया था तथा गुफा में रहते वक्त तो चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। तो आप देखो मध्य प्रदेश में पहला स्थान जो हथनौर है, वहाँ पर मध्य पाषाण कालिक हमें मानव खोपड़ी प्राप्ति हुई, जो अरुण सोनकिया के द्वारा उत्खनन में प्राप्त हुआ। तथा भीमबेटका में जो अगला भीमबेटका है मध्य प्रदेश में ही, यहाँ पर हमें चित्रकारी मिला और शैलाश्रय मिला। शैलाश्रय मतलब घर मिला, आवास। तथा इसके अलावा उच्चपुरा पाषाण काल में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है लोहदा नाला। लोहदा नाला मिर्ज़ापुर में है, तथा इस लोहदा नाला में हमें जो प्राप्ति हुई है मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। तथा लोहदा नाला में ही पशुओं का अवशेष मिला है, यानी कि इसका अस्थि पंजर भी पशुओं का मिला। कहाँ से? लोहदा नाला से। और यह कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है? लोहदा नाला जो मिर्ज़ापुर में है। लोहदा नाला जो मिर्ज़ापुर में है उसमें मातृ देवी की एक प्रतिमा टूटी फूटी मिली है, तथा पशुओं का जो अस्तित्व, जो अस्थि पंजर है वो मिला है। इससे यह क्लियर हो जाता है कि जो उच्चपुरा पाषाण कालिक मानव था वह धीरे धीरे पशुओं का पालना भी सीख चुका था। क्योंकि आगे देखो आप, उच्चपुरा पाषाण काल के बाद सीधा आ जाएगा मध्य पाषाण, और जो मध्य पाषाण काल का मानव है वो सामाजिक मानव है, होमोसेपियंस है। तथा यहाँ पर लोग गुफाओं में रहना पसंद करते थे, पशु का पालन करना मध्यपुरा पाषाण काल का मानव सीख चुका था। और यह सीखा था कब? पुरा पाषाण काल के अंत में। पुरा पाषाण काल के अंत में कौन सा काल है? उच्चपुरा पाषाण काल। यानी कि यदि क्वेश्चन में ये कर ले कि सर्वप्रथम मनुष्य पशुपालन करना कब सीख चुका था, लगभग वह उच्चपुरा पाषाण काल में ही सीख चुका था। परंतु
पशुपालन का जो साक्ष्य हमें सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य हमें एमपी में मिलता है, यानी कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का जो आदमगढ़ है वहाँ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और उस पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है यानी कि वहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, कुछ पशुओं के, मृत पशुओं के अवशेष तथा उसके आसपास जो पशुपालन के जो वस्तुएं होती हैं जिसमें पशुओं को बांध के रखा जाता है, उन सब का अवशेष हमें मिलता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि मनुष्य पशुपालन किस काल में करता था, तो मध्य पाषाण में ही करता था, क्योंकि जो एमपी का होशंगाबाद ज़िले के आदमगढ़ का प्रांत है जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से हमें छोटे छोटे हथियार मिले हैं। और वो जो छोटे हथियार थे वो सब मध्य पाषाण काल में, जब मनुष्य छोटे हथियारों का और पश्य पात्रों का यानी कि फेंक के मारने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने लग गया था। तो सबसे प्रथम जो साक्ष्य होगा वो आगे चल के हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल में। वर्तमान समय पूरा पाषाण काल का जो ये लोहदा नाला था, जो यूपी का लोहदा नाला है, वहाँ पर हमें जो पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, एक साथ कई पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। इससे सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद पूरा पाषाण काल के उच्च पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल में मानव ने पालन करना शुरुआत कर दिया था। ये मर्द हमें अभी तक कोई भी विशेष अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ पशुओं का पालन या पशुशाला या किसी चीज़ का अवशेष नहीं मिला है। हमें जो अवशेष मिलता है वो कहाँ मिलता है? मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिलता है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। ठीक, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें अवशेष मिलते हैं पूरा पाषाण कालिक अवशेष। यहाँ पर दो स्थानों को मैंने मिस कर दिया। पहला यहाँ पे पहलगाम जो कश्मीर में है, पहलगाम, यहाँ पर भी हमें पूरा पाषाण कालिक अवशेष मिलते हैं। हस्त कुठार मिलता है, हस्त कुठार मिलता है जो पूरा पाषाण कालिक है और शायद वो उच्च पूरा पाषाण कालिक अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तथा इसके साथ साथ महाराष्ट्र का दो पुरातात्विक स्थल है, चिरकी व निमासा। यहाँ पर हमें मध्य पूरा पाषाण कालिक, जो पूरा पाषाण कालिक काल है उसमें मध्य पूरा पाषाण कालिक हमें उच्च कोटि के उपकरण मिले हैं। उच्च कोटि के उपकरण, उच्च कोटि के उपकरण का तात्पर्य है कि बहुत ही अच्छे उपकरण की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? महाराष्ट्र का चिरकी व निमासा से। ये आपके जो प्रांत मैंने बताया, यहाँ पर ये सारे प्रांत, ये सारे क्षेत्र पूरा पाषाण कालिक क्षेत्र है, उत्खनन से जो हमें प्राप्त होते हैं। एक बार हम इसको लिख करके देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पुरातात्विक स्थल हैं, भारत के क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक बार हम यहाँ पर लिख करके फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न हो जाए और इसके बाद जब आप PDF में क्वेश्चन आंसर को पढ़ो तो आपको संपूर्णतः उस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं मिल जाए। यहाँ पर भारत के जब पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, पूरा पाषाण कालिक स्थल की, तो पूरा पाषाण कालिक स्थल में मद्रास में वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? पहला है पल्लवरम, दूसरा अतिरपक्कम व तीसरा गुड़ियाम। पल्लवरम से हमें हैंडएक्ट की प्राप्ति होती है जो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा, अतिरपक्कम में हमें विलियम किंग के द्वारा हस्तकुठार व अन्य उपकरण की प्राप्ति होती है, व गुड़ियाम में भी अन्य उपकरण जो पूरा पाषाणिक उपकरण है उसकी प्राप्ति होती है। दूसरा मध्य प्रदेश में सबसे पहला भीमबेटका में हमें शैलाश्रय यानी कि गुफा मिला है, जिसमें पता चलता है कि यहाँ पर शायद वो निवास करते थे, क्योंकि उन गुफाओं में कुछ चित्र उकेरे गए हैं, कुछ चित्र बनाए गए हैं वहाँ के आदि मानवों के द्वारा, मानव सभ्यता के द्वारा। भीमबेटका के अलावा मध्य प्रदेश का ही एक दूसरा भाग है हथनौर। यहाँ से हमें सबसे प्राचीनतम हमें खोपड़ी की प्राप्ति होती है, एक मानव खोपड़ी की प्राप्ति होती है, और जो मानव खोपड़ी की प्राप्ति हुई है वो पूरा पाषाण कालिक अवशेष है, और पूरा पाषाण कालिक में मध्य पूरा पाषाण कालिक अवशेष की प्राप्ति हमें होती है। तो ये 2 जगहें हैं, भीमबेटका और हथनौर, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। आगे चल कर के आदमगढ़ और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, परंतु उन क्षेत्रों के जो उपकरण हैं वो आगे नेक्स्ट पीरियड के हमें अवशेष हैं।
यहाँ पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लोहदा नाला से, लोहदा नाला से हमें मातृ देवी की प्रतिमा, जो उच्च पुरापाषाणकालिक प्रतिमा है, उसकी प्राप्त होती है। तथा यहीं से हमें पशुओं के, एक साथ कई पशुओं के हमें अवशेष, अस्थि पंजर मिलते हैं। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उच्च पुरापाषाणकालिक का मानव जो था वह पशुओं का पालन करना सीख चुका था या सीख रहा था, परंतु जो अवशेष हैं पशुओं के पालने के अवशेष हमें मध्य पाषाणकालिक अवशेष मिलते हैं, जो एमपी में हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ पर? आदमगढ़ में। इसके अलावा कश्मीर के पहलगाम में, पहलगाम से हमें हस्त कुठार की प्राप्ति होती है। और ये जो हस्त कुठार थी ये पुरापाषाणकालिक कुठार थी, परंतु जब हम बात करेंगे सबसे प्राचीनतम हस्त कुठार की तो पल्लवरम में प्राप्ति हुई थी। किसके? मद्रास में। अब आप देखो ये भी क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है पहलगाम। इसके साथ महाराष्ट्र क्षेत्र है, महाराष्ट्र में चिरकी व निवासा, यहाँ पर हमें मध्य पुरापाषाणकालिक उच्च कोटि के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उच्च कोटि के उपकरण, देखो आप जब भी पूछेगा कि सबसे उच्च कोटि का, सबसे हाईटेक क्वालिटी का जो उपकरण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो महाराष्ट्र के चिरकी व निवासा से हुआ है। सर्वाधिक महाराष्ट्र के चिरकी व निवासा से हमें प्राप्त हुआ था उच्च कोटि का उपकरण, जो कौन से काल का है? पुरापाषाणिक काल का है। तो ये आपके सामने ये 5 हैं। और जब हम एक और बात करेंगे, यहाँ पर दरअसल जो पुरापाषाणकालिक स्थल है 6 हैं, परंतु एक पाकिस्तान में चला गया है। हम उसकी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं भारत के अंतर्गत जो पुरापाषाणिक के सबसे मुख्य क्षेत्र हैं उसको मैंने यहाँ पे बताया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। देखो मेरे बताने का अर्थ क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि जो लेसन आप एक बार स्टडी करना शुरू करो उसको संपूर्ण तरीके से हर एंगल से उसकी स्टडी कर लो, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते इस बड़े कंपटीशन के क्षेत्र में कि ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी या ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, अतः इसका सबसे मुख्य पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक दिन में 24 घंटे में एक लेसन केवल पढ़ो, एक सब्जेक्ट का एक लेसन, परंतु उसको इतने एंगल से पढ़ डालो कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुटअप करने का कोई भी चांस अलावा इसके ना रहे। आप इन जगहों को ज़रूर एक बार अपने मन में बैठा लेना। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य पाषाण काल। इसको मैं इरेज कर देता हूँ।